आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। मेरे हाथ में यह एक एफिडेविट है। डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस डीवाईएसपी एनवी पटेल की ये एफिडेविट है और सेशंस कोर्ट गोधरा में यह एफिडेविट फाइल हुई है। गौर से सुनिएगा। मैं यही बात रखूंगा जो इस एफिडेविट में है और एक जिम्मेवार ऑपोजिशन पार्टी के नाते जिम्मेवारी के साथ कुछ ऐसी चीजें जिसको आप सुनेंगे, देश की जनता भी सुनेगी तो चौंक उठेगी। ऐसी कुछ सच्चाई मैं आप सभी के सामने रखने जा रहा हूं। यह एफिडेविट कोर्ट में फाइल हुआ, उसमें जो लिखा है और कुछ सच्चाई आप सब जानते हो कि सुप्रीम कोर्ट के सामने सरकार ने कहा कि नीट की एग्जाम में कोई धांधली नहीं, पेपर लीक नहीं हुआ। भारत सरकार ने, मंत्री ने कह दिया सब चंगासी। डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ऑन ओथ एफिडेविट पे सेशंस कोर्ट में कह रहे हैं कि किस तरह का ये स्कैम था। इन्वेस्टिगेशन के दौरान करोड़ों रुपए मिले हैं, ढेर सारे ब्लैंक चेक मिले हैं उन बच्चों के पेरेंट्स की ओर से जिन्होंने नीट की एग्जाम दी है। डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ऑन ओथ एफिडेविट में कहते हैं कि साहब एक ऐसा स्कैम था कि महाराष्ट्र, ओडिशा और बिहार और स्टेट से, माने जब आप नीट की एग्जाम के लिए एप्लीकेशन डालते हो तो आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आप कौन सा सेंटर पसंद करोगे। और अगर उस सेंटर में, एक सेंटर में 300 स्टूडेंट बैठ सकते और एप्लीकेशन 500 की आ गई तो फिर कंप्यूटराइज ड्रॉ होता है कि कौन से स्टूडेंट वहां जाएंगे, पर आपको चॉइस मिलती है। तो ये एफिडेविट कहता है कि बिहार, ओडिशा, महाराष्ट्र और कई राज्यों से जिनके साथ इनका सेटिंग हो गया, उनसे एडवांस पैसे लिए, एडवांस में ब्लैंक चेक लिया और उनको कहा गया कि आप जब नीट का एप्लीकेशन लिखो उसमें लिखो कि हमें हमारा सेंटर जय जलाराम स्कूल गुजराती मीडियम ही चाहिए। माने आप समझ सकते हो कि गोधरा डिस्ट्रिक्ट में जहां एयरपोर्ट नहीं है सेंटर पे, वहां कोई ओडिशा से, कोई बिहार से, कोई महाराष्ट्र से एग्जाम देने जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि एक सेटिंग हुई। इस एफिडेविट की बातें मैं कर रहा हूं, हां, मैं मेरा नहीं कह रहा हूं, डीवाईएसपी की एफिडेविट बोल रहा हूं। वहां से लोग आए, सेटिंग ये थी कि आपके बच्चे को 100% मार्क्स मिला के मेडिकल में एडमिशन मिले, तब हम ये ब्लैंक चेक में पैसे भरेंगे। और कौन सी मेडिकल कॉलेज में आप जाते हो उसके रेट थे, इसलिए ब्लैंक चेक। और 10-10 लाख रुपए एडवांस लिए गए थे। तो ये आप समझिए कि क्या मामला था कि जय जलाराम स्कूल में
आप गए, आपके बच्चे को कह दिया कि अगर जो आपके पास पेपर आता है उसमें आपको जो आंसर आता है 100% श्योर हो उसको टिक करो, बाकी ब्लैंक छोड़ दो। अच्छा, नीट के बारे में एक और बात आपको बताता हूं कि जैसे हम सब बाकी एग्जाम देते हैं ऐसे नहीं है। नीट के अंदर OMR होता है, ऑप्टिकल मार्क्स रिकग्नाइजेशन शीट, माने एक ऐसा पेपर होता है जिसके अंदर आपको ऑप्शन मिले 4, देश का कैपिटल कौन सा शहर है करके 4 जगह दी होती है, तो आपको दिल्ली लिखना है तो उसके सामने एक स्क्वायर ब्लॉक होता है, उसमें आपको साई से उसको भर देना है। और ये OMR शीट ऐसा होता है कि वो कंप्यूटर रिकॉग्नाइज करता है, फिर आपने एग्जाम दे दी, फिर कोई ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं होगा, कंप्यूटर में वो पेपर डालेंगे, वो कंप्यूटर आपको मार्क्स दे देगा। वो OMR शीट में कहा गया कि आपको जो चीज 100% आती वो लिखो, बाकी खाली छोड़ो। फिर क्या होता है कि आपने एग्जाम दे दी तो एक बैग में सील होते पेपर्स और उसका कुरियर करना होता है। ये एफिडेविट के हिसाब से, मैं नहीं कह रहा हूं, DYSP कह रहा है इन्वेस्टिगेशन के बाद, कि यहां पे जिनका सेटिंग हुआ था उनके नंबर का लिस्ट था, वो पुलिस ने रिकवर किया। उसके सामने ब्राउन एंड रेड सर्कल किए थे कि इतने स्टूडेंट्स के पैसे आ गए हैं। उस स्टूडेंट्स के नाम के सामने जो AMR सीट का सीट नंबर था वो पेपर निकाले, जहां पे इन्होंने नहीं आते थे, वो आंसर नहीं भरे थे, वहां ये गुनेगारों ने वहां पे राइट आंसर टिक कर दिए। फिर से बैग को सील किया और कुरियर करके भेज दिया। माने जो 100%, माने जितने मार्क्स है उतने 100% मार्क्स क्यों मिले? क्योंकि स्टूडेंट को जितना आता था खुद लिखा 100%, बाकी जो ये और एक्यूज्ड कौन है मैं उसके बारे में आपको बताता हूं। एक्यूज नंबर 1 जो पहला गुनेगार है वो है तुषार रजनीकांत भट्ट। वो नीट परीक्षा के लिए, नीट की एग्जाम के लिए सेंटर सुपरिटेंडेंट है, और वो जय जलाराम स्कूल जो है, जय जलाराम पे अभी आप बाद में सुनेंगे कि क्या उसका जय जयकार है, वो मैं बताऊंगा आपको। पर ये जो जय जलाराम स्कूल है उसके अंदर वो प्रोफेसर है, और उसको नीट का डेप्यूटी सेंटर सुपरिटेंडेंट बनाया गया। वो गुनेगार नंबर 1 है। उसके बाद है नंबर 2 पुरुषोत्तम महावीर प्रसाद। वो है पूरे नीट की एग्जाम के लिए सिटी कोऑर्डिनेटर, माने एक ही सेंटर नहीं, जितने सेंटर्स उधर है उनका सिटी कोऑर्डिनेटर है। और वो कौन है? जय जलाराम का प्रिंसिपल है। जय जलाराम याद रखिएगा आप जरा, क्योंकि जय जलाराम की आगे बात आएगी। ये 2 मेन एक्यूज्ड ये हुए। फिर 3 और लोग हैं। ये दोनों ने क्या काम किया कि कहलवा दिया कि स्टूडेंट को तुम्हें नहीं आता है वो ब्लैंक छोड़ो। ये दोनों की जिम्मेवारी थी कि पेपर्स बक्से में सील करें और तुरंत कुरियर करें। इन्होंने बक्से में पेपर डाले, फिर सील खोला, सही आंसर्स कर दिए टिक, पैक किया बक्सा और भेज दिया। ये इन्वेस्टिगेशन के बाद ये एफिडेविट में डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस कहते हैं। 3 और लोग पकड़े गए हैं। ये जेल के अंदर हैं ये दोनों लोग। 3 और पकड़े गए हैं, जिसमें एक है परशुराम बिंदनाथ, एक है विनोद आनंद, और इन दोनों के ऊपर एक है आरिफ वोरा।
आरिफ वोरा, इनका काम क्या था कि जो सेटिंग वाले जो स्टूडेंट्स नीट दे रहे हैं उनके माँ बाप को मिलना है, उनसे एडवांस लेना है और ब्लैंक चेक लेना है। और एक लिस्ट बनी थी कि फला कॉलेज में आपको मिलेगा तो इतना, तो वो ब्लैंक चेक इसलिए कि आपको कहां एडमिशन मिलेगा उसके हिसाब से पैसे भरे जाएंगे। इन तीनों ने ये पैसे इकट्ठे किए, इनके वहां रेड हुई, पांचों के वहां करोड़ों रुपए मिले, ब्लैंक चेक मिले। अब मैं जो ये आरिफ वोरा जनाब है वो क्या है, वो बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट है मोर्चा के माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के, और उनकी तस्वीरें कहां कहां है। फर्स्ट पार्ट दिखाइए जरा। ये जो अभी रोकिएगा इसको, ये सैफरन टोपी है जो, वो है गोधरा के एमएलए हैं, बीजेपी के लीडर है, और उनके साथ जो खड़े हैं वो अभी जो जेल में है और जो स्टूडेंट के पैसे लेके आ रहे थे, और बीजेपी के माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के वाइस प्रेसिडेंट भाजपा के, ये आपको जनाब दिख रहे हैं। सेकंड लो। रोको, थोड़ा ऊपर ले सकते हो इसको। प्रधानमंत्री जी के साथ ये इनका प्रोफाइल है। ये अभी जेल में, ये जनाब खाता नहीं, खाने देता नहीं के साथ, करोड़ों से कम खाता नहीं, सच बोलने वाले को चैन की रोटी खाने देता नहीं। नेक्स्ट। ये युवा नेता है बीजेपी का, वो पुष्पगुच्छ दे रहे हैं इनको। नेक्स्ट। ये एक्स मिनिस्टर है, बीजेपी के विधायक है, उनके साथ ये जो बीजेपी का कमल वाला जो खेस पहने हुए हैं वो अभी जेल में हैं। भाजपा के वाइस प्रेसिडेंट माइनॉरिटी डिपार्टमेंट, क्योंकि ये इसको अब ये पूरा लाइसेंस मिल गया है भ्रष्टाचार करने का, क्योंकि कमल वाला खेस पहना है। नेक्स्ट। ये बीजेपी के दफ्तर में इनका सम्मान किया जा रहा है, स्टेट दफ्तर में। रोक लो। इन लोगों ने मिलके पेपर जिन लोगों से लिए पैसे लिए थे जिनको, उन सभी के पेपर्स निकाले और उसके अंदर टिक करके पूरा काम अपना करके 5 तारीख को ये हुआ था, काम सारा हो गया, बक्सा चला भी गया। 3 दिन बाद कुछ लोगों ने जाके कलेक्टर को कुछ प्रूफ दिए कि साहब ये नीट में धांधली हो रही है और आप क्या कर रहे हो। तब जाके कलेक्टर ने डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर और एक टीम को भेजा, उसके में आया कि हाँ ये सही है कि ऐसा हुआ है, ऐसा लग रहा है। तो एक एफआईआर 8 तारीख को हुई, 8 मई को, और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन हुआ, और इन्वेस्टिगेशन में के बाद ये एफिडेविट डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ने जो लगाई उसमें साफ लिखा है कि इस तरह से ये हुआ, और 2 सेंटर में हुआ, सिर्फ एक जगह पे नहीं, दोनों जय जलाराम एजुकेशन के अंदर ही हुआ। उनकी बहुत सारी छोटी छोटी ब्रांचें हैं। मैंने आपको कहा था कि जय जलाराम को जरा याद रखना। जय जलाराम स्कूल परवड़ी, गोधरा और पडाल थर्मल, इसके दोनों सेंटर पे से
इसी तरह के विद्यार्थियों के धांधली के काम हुए। अब ये जो जय जलाराम है उसको सेंटर दिया गया। आप सारी जो कानूनी प्रक्रिया गाइडलाइंस है कि सेंटर किसको मिलता है, वो सारे गाइडलाइंस को ताक पे लगाते हुए मोदी जी की सरकार ने जो एनटीए, जो सेंटर देती है संस्था, जिसमें मोदी जी के चहेते लोग बैठे हैं, उन्होंने जय जलाराम एजुकेशन को एक सेंटर दिया। नहीं देना चाहिए थी, उनको दिए, एक नहीं एक से ज्यादा दिए। और ये जो जय जलाराम है, मेरे हाथ में एक कागज है, एक ऐसी एजुकेशन चलाने वाली फर्जी फ्रॉड लोग हैं यहां पे कि इनको गवर्नमेंट ने 11 स्टैंडर्ड के लिए एक क्लास की मंजूरी दी थी, जिसमें ज्यादा से ज्यादा 66 स्टूडेंट रह सकते हैं। वहां उन्होंने 450 को दाखला दिया। फीस के गुजरात में कानून स्टैंडर्ड है, उससे ज्यादा ले लिए। हाईकोर्ट में पिटीशन हुई इनके खिलाफ और 35,28,000 का इसे दंड हुआ, पेनल्टी हुई। और यह कागज है जय जलाराम का, उसने लिख के दिया कि हां मेरी गलती थी और 35,28,000 का दंड यानी पेनल्टी मैं भर रहा हूं। यह कागज वो है। कोई भी प्रूडेंट मैन, जहां देश के लोगों की जिंदगी के साथ डॉक्टर्स का नाता होने वाला हो, ऐसे डॉक्टर्स के सिलेक्शन में नीट जैसी एग्जाम के लिए एक ऐसे आदमी को आप सेंटर देंगे क्या कि जो फ्रॉड करता है, जो प्राइवेट है, जिसे कोई लेना देना नहीं। पर ये क्यों मिला, इसको सेंटर क्यों मिला? पार्ट 2 दिखाए फोटोग्राफ्स के, आप देखिएगा जरा इसको, रुकिएगा इसको। ये इसकी एक स्कूल है जिसको इनॉग्रेशन करने के लिए मोदी जी की एक जमाने में खास मंत्री, इस बार चुनाव जो हार गई, स्मृति ईरानी जी, ये गई है। इसको ऊपर थोड़ा कर सकते हो भाई? कैन पिक्चर थोड़ा ऊपर आ सकता है? नहीं, फर्स्ट वही, हाँ ये है। दूसरे उत्तर प्रदेश के गवर्नर आनंदीबेन पटेल। इसके नीचे है एजुकेशन मिनिस्टर भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा। और जय जलाराम का मेन आदमी है, जो ट्रस्ट का अध्यक्ष है, चेयरमैन ऑफ द ट्रस्ट, उसका फोटो नीचे है। ये जय जलाराम है। आगे बढ़ो। एक चेक की आदान प्रदान हो रहा है मोदी जी के साथ। ये जो यहां है, ये महाशय, ये ट्रस्ट के मेन पर्सन है, चेयरमैन है ये। और ये मोदी जी है, जरूरत से ज्यादा जो हंसता हुआ चेहरा इधर है। आगे बढ़ो। ये स्मृति जी के पास ये जय जलाराम के चेयरमैन बैठे हुए हैं बगल में। जिसका नाम है दीक्षित पटेल। ये यहां जो स्मृति जी के लेफ्ट हैंड पे हैं। आगे बढ़ो। ये स्मृति जी को स्मृति चिन्ह मिल रहा है। आगे बढ़ो। ये दूसरे भाजपा के मंत्री हैं, ये स्कूल के चेयरमैन, जय जलाराम के चेयरमैन, इनको तस्वीर दे रहे हैं बुला के। आगे बढ़ो।
ये भी डिंडोर है, ये भी बीजेपी के बड़े नेता और भाजपा सरकार के मंत्री हैं। और ये जय जलाराम के चेयरमैन, इनको भी फोटो गिफ्ट कर रहे हैं। आगे बढ़ो। ये है एजुकेशन मिनिस्टर थे उस वक्त पे भाजपा के, भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा एजुकेशन मिनिस्टर हैं। ये जय जलाराम के चेयरमैन है, जो इनके साथ सूट बूट में सज हैं वो। आगे बढ़ो। ये गुजरात के मुख्यमंत्री है भाजपा के, विजय रूपाणी जी, और ये जय जलाराम के चेयरमैन हैं। आगे बढ़ो, शायद लास्ट होगा। हाँ, ये विजय रूपाणी जी चीफ मिनिस्टर थे उस वक्त पे, भाजपा के नेता। उधर राइट साइड में आप देख सकते हो कि जय जलाराम के चेयरमैन हैं, उसके पास में बगल में खड़े हैं वो एजुकेशन मिनिस्टर हैं। आगे, शायद लास्ट होगा, ठीक है। तो इस जय जलाराम को सेंटर क्यों मिला, यह आपको पता चल गया होगा। आप थोड़ा सा गूगल गुरु में जाएंगे तो भाजपा को डोनेशन देने वाले लोगों में आपको जय जलाराम एजुकेशन ट्रस्ट भाजपा को डोनेशन देने वाले लोगों में उस लिस्ट में मिल जाएगा। मैंने ढूंढ निकाला है, पर जहां जाओ पन्ने पन्ने पे जय जलाराम मिलता है। पैसे देते हैं भाजपा को। ये चाल चलन और चरित्र भारतीय जनता पार्टी का मैंने आपके सामने रखा है। मेरे कुछ सवाल है। पूरी तरह से जानकारी थी। 5 मई को एग्जाम हुई, 8 मई को कलेक्टर के पास पूरी डिटेल्स आई, कुछ सीसीटीवी फुटेज और चीजें भी मिली। सीसीटीवी फुटेज में मिला कि ये जो एक्यूज नंबर 1 और 2 जय जलाराम वाले हैं, जिनको बैग में सील करके कुरियर करना था, वो एक रेस्टोरेंट पे रुकते हैं। दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस एफिडेविट। और वहां सीसीटीवी फुटेज में से प्रूफ मिले। बक्सा खोला, नंबर वाले सीट्स निकाले, ओएमआर सीट्स, जहां ब्लैंक स्टूडेंट ने छोड़ा था वहां राइट सही जवाब लिख दिया, बक्सा सील किया और कुरियर किया। ये जानते हुए भी सुप्रीम कोर्ट के सामने सरकार ने झूठ कहा कि नीट में कोई धांधली नहीं हुई है। तो इट्स अ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, इट्स अ सीरियस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी इसका जरूर संज्ञान लेगी, मैं मानता हूं। पर मेरा पहला सवाल यह है कि झूठ सरकार सुप्रीम कोर्ट के सामने क्यों बोली? दिस इज माय फर्स्ट क्वेश्चन। मेरा दूसरा सवाल है कि जहां पे भाजपा की ही सरकार है, ऐसे गुजरात में जब डेप्यूटी सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस ऑन ओथ सेशंस कोर्ट के सामने कहते हैं कि इस तरह से इस मॉडेस्ट ऑपरेटिव के साथ इन अक्यूज्ड ने ऐसा धांधली की है, करोड़ों रुपए और ब्लैंक चेक भी मिले हैं, वो लिखा है इसमें। किस तरह से स्टूडेंट के ओएमआर सीट भरे गए वो भी लिखा है। ये जानने के बावजूद भाजपा सरकार के मंत्री एजुकेशन के देश को कहते हैं कि नीट में कोई धांधली नहीं है, जबकि 5 मई को एग्जाम, 8 मई को कलेक्टर के पास रिपोर्ट के बाद एफआईआर दर्ज हो गई थी ऑन 8 मई। तो इतना झूठ क्यों? मेरा तीसरा सवाल है कि मोदी जी और उनका ट्विटर नीट मसले पे क्यों चुप रहे? चौथा सवाल है
सारी नीट की गाइडलाइन को ताक पे रखते हुए एक ऐसी जय जलाराम संस्था कि जो धांधली करती है, गलत करती है और उसको हाईकोर्ट के में इसके खिलाफ पिटिशंस होती है और इसके वो लाखों रुपया दंड भरना पड़ा, ऐसी संस्था को नीट जैसी सेंसिटिव एग्जाम का सेंटर जय जलाराम को क्यों दिया? मेरा अगला सवाल है कि अभी जो गुजरात में जांच हो रही है उसमें सिर्फ छोटी छोटी मछलियों को पकड़ रहे हैं, बड़े मगरमच्छ को क्यों छोड़ा जा रहा है? क्योंकि नीट का सेंटर लाने वाले जय जलाराम, उसका चेयरमैन मोदी जी के साथ खड़े हैं। मेन एक्यूज नंबर 1 और 2 वो दोनों जय जलाराम के एक प्रिंसिपल और दूसरे प्रोफेसर हैं। मेरी संस्था में, मेरे सेंटर में मेरे कर्मचारी ऐसी धांधली करें, क्या मेरी जानकारी के बिना यह संभव है? जब ये चेयरमैन इतना पावरफुल है कि प्रधानमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी की खास एक वक्त में रही मंत्री जी स्मृति ईरानी जी के करीब ही रहते हैं, तो क्या इसीलिए आप इसको नहीं टच कर रहे हो? उस जय जलाराम ट्रस्ट के, एजुकेशन ट्रस्ट के चेयरमैन, जो फैमिली ट्रस्ट है, कोई ट्रस्ट नाम बनी है, ये ट्रस्टवर्दी है ही नहीं, उस चेयरमैन को अभी तक क्यों गिरफ्तार नहीं किया है? मेरा एक और सवाल है कि इसी मुझे मिली है इंफॉर्मेशन कि जय जलाराम एजुकेशन को गुजरात में गुजसेट जैसी और दूसरी सेंसिटिव एग्जाम्स, उसका भी सेंटर दिया गया था। तो सरकार जवाब दे कि इसको और कितने सेंटर दिए गए थे। इसमें एक एक्यूज ने अपनी बेल एप्लीकेशन में लिखा है कि दूसरे जो एक्यूज्ड है, माने जिन्होंने पैसे इकट्ठे किए थे, उनमें से एक ने अपनी बेल एप्लीकेशन में लिखा है कि नंबर 1 और 2, माने जो जय जलाराम के लोग हैं, वो तो सिर्फ यही नहीं, यूपीएससी के हो, गुजसेट के हो, कैट के हो, सभी पेपर्स को पैसे लेके सेट करते थे। हम तो इनकी चाल में एक छोटे मोहरे हैं, तो हमें बेल दे दो। तो इनकी भी जांच होनी चाहिए। और मेरा आखिरी सवाल है कि नेट पे कुछ चीजें तो मिली है मुझे, भाजपा डिक्लेयर करे कि जय जलाराम एजुकेशन से भाजपा के धन संग्रह में, उनके फंड में कितने पैसे जय जलाराम ने दिए हैं, ऑफिशियल और अनऑफिशियल, वो देश की जनता को बताएं। ये मेरे कुछ सवाल हैं। सरकार, पार्लियामेंट में राहुल गांधी जी को, राज्यसभा में हम लोगों को, किसी को, लोकसभा हो या राज्यसभा, नीट पे चर्चा इसीलिए नहीं देना चाहती है क्योंकि ये सरासर सरकार में बैठे लोग और उनके चट्टे बट्टों ने लाखों विद्यार्थियों का भविष्य बर्बाद किया है। और इतना सबूत, और ये भी डेप्यूटी सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस कहते हैं कि इस तरह से ये नीट की एग्जाम में धांधली हुई है, तो मैं नहीं मानता हूं कि अब कोई भी द्वार ऐसा बचा है कि जहां से सरकार अपनी चमड़ी को बचा सकती है। आपके कोई सवाल हो तो उनका स्वागत रहेगा। या क्या कहेंगे 7 सेंटर्स पे? मेरा सीधा यही कहना है कि विश्वास तब बैठेगा जब आप जय जलाराम के एजुकेशन के चेयरमैन जो बन के बैठे हैं, जिनका इतिहास मैंने कहा, किया क्या आपने अंदर? क्या ये कोई छोटी मछलियां ये कर सकती है क्या? आपने उनको, सीबीआई को वहां जाने से पहले यहां इसको सेंटर किसने दिलवाया? जांच करे, अंदर करे उसको। एक ऐसी संस्था जो धांधली करती है, उसको हाईकोर्ट से डंडा पड़ता है, उसको
पेनल्टी भरनी पड़ती है लाखों रुपया की, ऐसी संस्था को सेंटर किसने दिया? पहली जांच वहां होनी चाहिए। दूसरा, प्रधानमंत्री जी को चुप नहीं रहना चाहिए। प्रधानमंत्री जी तो मैं कितनी सांस लेता हूं उसके लिए भी आईबी लगाते हैं, तो ऐसे फोटो निकालने से पहले क्या यह नहीं पता था कि 2016 में इस आदमी को इतने लाखों रुपए का दंड दिया गया था क्योंकि ये धांधली करता था? तो उसके साथ ऐसे लोगों से क्यों करते हो? आप माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का वाइस चेयरमैन ऐसा बनाते हो कि जो आपका एजेंट बन के बच्चों से पैसे लेता है, तो सीबीआई को यह भी सोचना चाहिए। पर यह सिर्फ अगर यहां बैठे चोरों के ट्यून पे डांस करके कोई भी एजेंसी छोटी मोटी मछलियों को पकड़ लेगी तो उससे संतोष नहीं माना जा सकता। सर, अगर इस एफिडेविट में जो भी बातें कही गई हैं उसको पूरी तरह से मान भी लिया जाए, हालांकि ये पुलिस की एफिडेविट है तो जाहिर है कि ये ट्रायल के स्टेज पे आएगा, लेकिन अगर मान भी लेते हैं तो भी जो केस है वो यही बनता है कि एक गुजरात के सेंटर में कुछ गड़बड़ी हुई है। जो चार्ज है कांग्रेस पार्टी का कि राष्ट्रीय स्तर पर ये गड़बड़ हुआ है, क्वेश्चन पेपर जो है वो उपलब्ध कराए गए थे, वो तो नहीं आ रहा है। ये गड़बड़ी तो मानने के लिए तैयार है सरकार। नहीं, गड़बड़ी एक लोकलाइज सेंटर पर हुआ है। नहीं, एक सेंटर नहीं है, जय जलाराम का एक सेंटर नहीं है। हाँ, पहली बात तो ये है कि ये एक सेंटर नहीं है। जय जलाराम की बहुत सारी ब्रांचेस है और ये एक सेंटर नहीं है। इसका मैंने आपको 2 सेंटर का जहां अलग अलग इन्वेस्टिगेशन भी हो रहे हैं, जो एफिडेविट मेरे हाथ में लगी वो भी एक सेंटर की नहीं है, एक से ज्यादा है। दूसरी, आपको पता होगा कि कुछ बच्चों का अपना पुलिस के सामने बयान आया है, ये एक मॉडेस्ट ऑपरेटिव थी। दूसरी जगह पे ऐसा हुआ कि बुला के उसको रटाया गया कि तुम इतने सवाल और ये जवाब है, इसको मुंह जबानी कर लो। उसके पैसे दिए और मुंह जबानी करके आपको एग्जाम देना है। वो बिहार के जो लोग पकड़े गए हैं बिहार में, तो माने एक ये मॉडेस्ट ऑपरेटिव थी। दूसरी जगह दूसरी पुलिस की भाषा में एमओ कहते हैं, वो और थी। तीसरी जगह पे तीसरी है पूरे देश में। और ये मैं समझ सकता हूं कि अगर नीट क्लीन सब कुछ ठीक था, सब चंगासी है और सेंटर में कोई एक आदमी 2 आदमी गड़बड़ करता है, मान लेते हैं। पर आप एक ऐसी संस्था को काम सेंटर दे रहे हो जो आपकी गाइडलाइन के मुताबिक उसको नहीं मिल सकता है। जब नीट जैसी सेंसिटिव एग्जाम में क्या आपको पता नहीं था कि इसका आप सेंटर देते वक्त उसको आप नहीं पूछते हो, आप जांच नहीं करते हो कि सेंटर का पास्ट हिस्ट्री क्या है? अरे हम कोई रिश्ता भी जोड़ते तो उसका खानदान देखते हैं। जहां इस देश के लोगों की जान के साथ जिनको काम करना है, इसे डॉक्टर्स बनाने हैं, देश के नागरिकों के जान के साथ खिलवाड़ हो जाएगी अगर इस तरह से एडमिशन में एमबीबीएस के ऐसा होगा तो देश के लोगों के जान की सुरक्षा का क्या होगा? इसलिए हम कहते हैं कि ये कोई छूट मूट की बात नहीं है। ये नेशनल लेवल वेल प्लान्ड बीजेपी को फंड देने वाले लोगों का देश के साथ एक धोखाधड़ी है। सक्की जी, जिस तरह से अभी आपने जिक्र किया कि तमाम बच्चे ऐसे थे जिन्होंने अपने लिए चॉइस जब मांगा सेंटर का, वो घर से काफ़ी दूर थे। ऐसे ही लातूर के प्रोफेसर दिलीप देशमुख, उन्होंने जो एनटीए को मेल किया था, पत्र लिखा था कि कई ऐसे बच्चे हैं जो 800 से 1000 में दूर जा रहे हैं, कहीं न कहीं परीक्षा केंद्र में कंप्रोमाइज हो सकता है, कृपया एनटीए की जांच करें। उनके पहले से इन्फॉर्मेशन के बावजूद एनटीए ने कोई कार्रवाई अब तक इस पत्र पर नहीं की थी। देखिए, ये साफ दिखाता है कि अगर एनटीए का काम था कि इसमें धांधली ना हो, सीबीआई को सबसे पहले तो इन लोगों को अरेस्ट करना चाहिए, नीचे जाने का, और इसकी रिमांड लेंगे तो नीचे तक पता चलेगा। क्यों नहीं वहां जा रहे हो आप? आपकी बात बिल्कुल सही है। अगर एक थोड़ी सी सोच वाला भी देखेगा कि एक उड़ीसा का रहने वाला बच्चा, एक बिहार का, एक महाराष्ट्र का, अगर गोधरा के एक छोटे जगह पे सेंटर की चयन कर रहा है,
वो अपनी एप्लीकेशन में लिखता है, और एप्लीकेशन फरवरी में दी गई थी, आप समझ लीजिए। एग्जाम 5 मई को थी, एप्लीकेशन फरवरी में किए गए थे। उस वक्त ऑप्शन दिया था कि आपका चॉइस ऑफ सेंटर। तो अगर बच्चे वो सेंटर मांगते हैं तो एक काम एनटीए का था कि पहले ही जय जलाराम का सेंटर कैंसिल कर दो, क्योंकि वहां लोग क्यों जा रहे हैं, जहां ना हवाई अड्डा है, हजारों किलोमीटर दूर क्यों कोई जा रहा है। इतना ही नहीं, शो मोटो देखना तो छोड़ो, उसके सामने लोगों के लेटर्स भी गए, ईमेल्स भी गए, मुझे बताया गया कि भैया इसकी जांच करो। तो इसका मतलब यह है कि पूरी जो दिक्कत है वो सेंटर तो एक छोटी मछली है, यहां सेंट्रल में दिक्कत है, इसलिए ये हुआ है।